नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं। दो आर्टिकल्स हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स के डिस्कस करेंगे। एक लाइव मिंट का इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित और दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनरोलमेंट कैसे इंक्रीज करें इससे संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस के बारे में है। श्रीलंका में अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है ना, कैसे वो इंडिया के लिए चुनौती है, वो डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो, इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस के बारे में बताया गया है। इंडिया श्रीलंका का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। मतलब श्रीलंका तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा माल एक्सपोर्ट इंडिया में ही करता है। और श्रीलंका जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में एक्सपोर्ट करता है ना, 60% तो वो इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत होती है, जो कि 2000 से लागू है। इसका मतलब ये है, श्रीलंका का जो माल इंडिया में आता है ना, 60% माल पर ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया श्रीलंका में एक मेजर इन्वेस्टर है। श्रीलंका के साथ पार्टनरशिप के तहत इंडिया ने श्रीलंका में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, खास करके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित प्रोजेक्ट्स में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। $2 बिलियन का लोन हम श्रीलंका को दे चुके हैं। लोन नहीं दिया, एक्चुअली लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस होता है। लोन मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लिया है, तो एक ही बार में आप लोन ले लेते हो, और जब लेते हो तो इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट में जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप लोन लेते रहते हो। मतलब 1 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है दूसरे देश ने, तो शुरू में 20 लाख ले लिए, तो 20 लाख लिए हैं इस 1 करोड़ में से, तो सिर्फ 20 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा। उसके बाद 20 लाख और ले लिए, तो फिर उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट अक्सर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाती है। तो इंडिया ने टोटल $2 बिलियन की कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट दी है श्रीलंका को, यानी कम इंटरेस्ट रेट पर लाइन ऑफ क्रेडिट दी है इंडिया ने श्रीलंका को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे रेलवे कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म और सोलर प्रोजेक्ट्स। 2005 से लेकर 2019 के बीच इंडिया से श्रीलंका में एफडीआई गई है $1.7 बिलियन, और कई सारे सेक्टर्स में ये एफडीआई गई है, जैसे रिटेल, पेट्रोलियम, होटल्स एंड टूरिज्म, रियल एस्टेट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ साथ टेलीकॉम, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। बट देखो, फिलहाल इतना कुछ होने के बावजूद, ये तो हमने अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की, इतना कुछ होने के बावजूद श्रीलंका और इंडिया के बीच अभी रिलेशंस बेस्ट टर्म्स में तो नहीं कहे जा सकते हैं। श्रीलंका की जो प्रेजेंट सरकार है वो चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। इसी साल फरवरी में पहले एक 3 पक्षीय एग्रीमेंट हो चुका था इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच। इस 3 पक्षीय एग्रीमेंट के तहत कोलंबो पोर्ट पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट डेवलप करना था इंडिया और जापान को मिलके। लेकिन इस साल के फरवरी में श्रीलंका इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया, और श्रीलंका ने कोई ठोस रीजन भी नहीं दिया। श्रीलंका ने बस डोमेस्टिक इश्यूज का हवाला दिया। लेकिन देखो, इंडिया को यह बात अच्छी नहीं लगी, और डैमेज कंट्रोल करने के लिए श्रीलंका ने ऑफर किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो कोलंबो पोर्ट का वेस्ट कोस्ट टर्मिनल है ना, वो हम अदानी पोर्ट्स को दे सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार से श्रीलंका की सरकार का डैमेज कंट्रोल था। इसके अलावा और क्या कुछ हुआ जिसके बेस पे ये कहा जा सकता है कि रिलेशन अभी बेस्ट टर्म्स में नहीं है। देखो, आरबीआई और श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, CBSL, इनके बीच में एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ था, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2019-22 के अंतर्गत। अब ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ था ना इंडिया और श्रीलंका के सेंट्रल बैंक्स के बीच, इसके अनुसार जब किसी देश को जरूरत पड़े तो $400 मिलियन की जो करेंसी है वो स्वैप की जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर श्रीलंका के पास डॉलर नहीं है, तो श्रीलंका इंडिया को बोल सकता है कि भैया श्रीलंकन रुपीज़ हमें से ले लीजिए, आपके पास डॉलर फालतू है, एक बार हमें डॉलर दे दीजिए। जब हमारे पास डॉलर आ जाएगा तो हम आपको डॉलर दे देंगे और श्रीलंकन रुपी आपसे वापस ले लेंगे। ये होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की फैसिलिटी थी ना, ये अवेल हो गई, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने ये अवेल कर ली,
फरवरी 2021 में, लेकिन बाद में इसे इंडिया के द्वारा रिन्यू नहीं किया गया। इंडिया ने रीजन ये दिया कि अभी देखो श्रीलंका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है और कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम नहीं है श्रीलंका के पास। इसके बाद देखो 31 अगस्त 2021 को श्रीलंका ने स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, क्योंकि इवन एसेंशियल आइटम्स को जैसे फूड जैसे आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व श्रीलंका को कम पड़ रहा था। श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है बहुत कम हो चुका है, 2.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास, यानी 1-2 महीने का श्रीलंका का काम चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व श्रीलंका का कम हुआ है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो देखो कोविड के चलते टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ है, एफडीआई श्रीलंका में कम आ रही है। इसके साथ साथ टी और दूसरे आइटम्स जिनका श्रीलंका एक्सपोर्ट करता था ना, वो एक्सपोर्ट भी कम हो गया है। बट देखो दूसरी तरफ चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है श्रीलंका की बढ़ती जा रही है। अभी श्रीलंका के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, 109.7% ऑफ जीडीपी इतना कर्ज था श्रीलंका के ऊपर 2020 में। और इसमें से देखो एक्सटर्नल डेट कितना है, 62%, मतलब बाहर से लिया हुआ है इतना डेट। अब बाहर से जो डेट लिया हुआ है श्रीलंका ने, वो भी 2 टाइप का होता है, एक श्रीलंका के पब्लिक सेक्टर ने लिया, एक श्रीलंका के प्राइवेट सेक्टर ने लिया। तो बाहर से जो डेट लिया हुआ है ना, पब्लिक सेक्टर ने ज़्यादा लिया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर ने कम लिया हुआ है, यानी श्रीलंका की सरकार को वो कर्ज चुकाना है। आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर श्रीलंका को 2.7 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन करेंसी डेट चुकाना है। सोच के देखिए, ऑलरेडी उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली पड़ा है और 2 साल के अंदर अंदर उनको इतना फॉरेन करेंसी डेट चुकाना है। कैसे चुकाएंगे वो? जाहिर तौर पर वो चाइना से और ज़्यादा लोन की डिमांड कर रही हैं। ऑलरेडी देखो उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना श्रीलंका में, 80% रेवेन्यू तो ब्याज देने में, चाइना से जो लोन लिया है ना उसका ब्याज देने में लग जाता है। अभी वो और लोन मांग रहे हैं चाइना से। चाइना क्या करेगा, लोन जब श्रीलंका की सरकार नहीं चुका पाएगी तो कुछ ना कुछ पोर्ट जो है वो लीज पर ले लेगी। जैसे ऑलरेडी हम्बनतोता पोर्ट जो है 2017 में चाइना श्रीलंका से ले चुका है 99 साल की लीज पर। कोलंबो पोर्ट को लेकर बात चल रही है, लेकिन विरोध है। इस साल के मार्च में भी चाइनीज इंस्टीट्यूशंस के साथ श्रीलंका ने कुछ लोन्स नेगोशिएट किए हैं। देखो चाइना का श्रीलंका में जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। पहले इंडिया सबसे ज़्यादा माल एक्सपोर्ट किया करता था श्रीलंका में, लेकिन अब चाइना ने इंडिया को रिप्लेस कर दिया है। 2020 में इंडिया ने श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया 3.2 बिलियन डॉलर्स का, जबकि चाइना ने श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया 3.8 बिलियन डॉलर्स का। श्रीलंका की जो लोकेशन है ना इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से चाइना अंधाधुंध इन्वेस्ट कर रहा है श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर में। चाइना की दोनों तरफ चांदी है। एक तरफ देखो अगर उनकी इन्वेस्टमेंट सफल हो जाती है तो फायदा, नहीं होती है तो वो फिर श्रीलंका की सरकार से कुछ मांग लेते हैं कि ये हमें 99 साल के लिए लीज पर दे दो। इसी साल के मई में श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन एक्ट पास किया, जिसके तहत कोलंबो पोर्ट के आसपास स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश किया जाएगा और एक न्यू इकोनॉमिक कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया इस एक्ट के तहत। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा कोलंबो पोर्ट के आसपास, इसको फंड किया जाएगा चाइना के द्वारा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे किस प्रकार से श्रीलंका की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है, और ये इंडिया के लिए कतई फायदेमंद नहीं है। देखो ऑलरेडी इंडिया एक टाइट रोप पर चल रहा है अफगानिस्तान में और म्यांमार में। इंडिया को समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्टैंड लिया जाए अफगानिस्तान में। तालिबान से बात की जाए ना की जाए कितनी की जाए, या फिर अफगानिस्तान के जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए, नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया जाए। इंडिया भी कंफ्यूज्ड है, उसी प्रकार से म्यांमार में भी इंडिया कंफ्यूज्ड है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, ये भी धीरे धीरे चाइना के इन्फ्लुएंस तले दबते जा रहे हैं। तो श्रीलंका में हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये अभी इंडिया को बहुत गहराई से सोचना चाहिए, ताकि पूरी तरह से श्रीलंका जो है वो अगर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया ना तो फिर वापस श्रीलंका को चाइना के पाले से बाहर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर एक बात ये बोलते हैं, रीजनल प्लेटफॉर्म्स जैसे बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इनका सहारा लिया जा सकता है इंडिया और श्रीलंका के बीच कॉमन एरियाज में कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए। कॉमन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर, मैरीन सेक्टर डेवलपमेंट, आईटी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। दोनों देशों को कोऑपरेट करना चाहिए
प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को इन्हेंस करने के लिए, ताकि दोनों देशों की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा रिजिलियंट हो। रिजिलियंट मतलब छोटे मोटे जो क्राइसिस आते हैं उनको इकोनॉमी आसानी से झेल जाए और किसी बड़े क्राइसिस का शिकार ना बने। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद अगला आर्टिकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनरोलमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019-2020 के अनुसार हायर और टर्सरी एजुकेशन में जो इनरोलमेंट है पिछले साल वो इंक्रीज हो गया। हुआ तो थोड़ा सा, लेकिन इंक्रीज हुआ। पहले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनरोलमेंट था 26.3%। टोटल नंबर्स के हिसाब से देखें 37.4 मिलियन, ये बढ़ के हो गया 27.1% और ओवरऑल 38.5 मिलियन। ये डेटा है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019-20 का। इस डेटा से ये पता लगता है बाकी बचे हुए 72.9% जो पॉपुलेशन है जिनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है, वो तो देखो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनरोल्ड नहीं है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 27.1%। इसका मतलब बाकी बचे हुए 72.9% जिनकी एज 18 से 23 साल के बीच में है, वो तो देखो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वो इनरोल्ड नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऑब्जेक्टिव ये है कि 2035 आते आते ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो 50% तक लेके आना। और देखो, इस टारगेट को अगर अचीव करना है ना 2035 वाले को, तो हर साल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 3.53% से इंक्रीज होना चाहिए। और ये जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि 2011-12 से लेकर 2019-20 के बीच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है हर साल 3.58% की रेट से बढ़ा है। लेकिन फिर भी देखो, हमें 2035 वाले टारगेट को अचीव करने के लिए एक मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। वो स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, राइटर उसके बारे में बताते हैं। राइटर कहते हैं, देखो इंडिया की ज्योग्राफी अलग है। चाइना और यूएस जैसे देशों में ना ये प्रेफर किया गया है जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बड़े बड़े हों, मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे एडमिशन हों। लेकिन हमारे देश में राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1949 यानी 1949 में गठित किया गया था, और कोठारी कमीशन जो 1964-1966 के बीच में जिसने काम किया और बाद में अपनी रिकमेंडेशन सौंपी, इन दोनों कमीशंस ने हमारे देश में छोटे छोटे हाई क्वालिटी के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के लिए रेकमेंड किया। 2016 में इंडिया में 51,649 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे जिनमें 35.7 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जबकि चाइना में 2,596 इंस्टीट्यूशंस में 41.8 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। तो आप इस फिगर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश में ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस साइज में बड़े बड़े नहीं हैं, बट देखो जो ये बड़े बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनका अपना फ़ायदा होता है, इनको मैनेज करना आसान होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, खर्चा कम आता है, रिसोर्स फ्रेंडली होते हैं ये बड़े बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इनको मैनेज करना भी आसान होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आसान होता है, और एक कॉस्मोपॉलिटियन जैसा इन्वायरमेंट मिलता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अलग अलग कल्चर के अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं। तो एक यूनिटी मतलब एकजुटता जैसा जो इकोसिस्टम है वो भी स्टूडेंट्स को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, वैसे देखो सरकार ने मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज इस्टेब्लिश कर रखे हैं स्वयं पोर्टल के तहत। स्वयं जो वेबसाइट है इस पे आप देखोगे बहुत सारे कोर्सेज पड़े हैं, लेकिन दिक्कत ये है हमारे देश में ना इंटरनेट की एक्सेस तो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना। जो लॉकडाउन के दौरान हमने देखा एक बड़ा सेक्शन पॉपुलेशन का ऐसा है जो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाता। स्मार्टफोन होते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आती, या फिर स्मार्टफोन नहीं होते, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। तो इस वजह से जो ये मूक कोर्सेज है ना, ये मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो स्वयं पोर्टल पे हैं, इनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। अगर देखो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लर्नर्स को अट्रैक्ट करना है ना, सबसे पहले आपको क्वालिटी टीचिंग प्रमोट करनी होगी। अभी आपने देखा होगा बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की बहुत कमी होती है।
इंडिया को अभी 3.3 मिलियन और ज़्यादा टीचर्स की आवश्यकता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टीचर स्टूडेंट रेशो को इंप्रूव करने के लिए, जो कि अभी है 1:28, यानी एक टीचर 28 स्टूडेंट्स के पीछे। ये रेशो होनी चाहिए 1:15, यानी एक टीचर 15 स्टूडेंट्स के पीछे। इसके अलावा हमें यह भी चाहिए कि जो बेस्ट माइंड्स हैं वो देखो टीचिंग के प्रोफेशन को ऑप्ट करें। आप किसी छोटे से बच्चे से पूछिएगा, मतलब आपको बड़ा होके क्या बनना है, ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर बोलेंगे या फिर इंजीनियर बोलेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन, पेंटर। छोटे बच्चे मतलब जो सिखाओ वो बोल देते हैं। आईएएस का तो उन्हें पता ही नहीं होता। लेकिन हाँ, माँ बाप कभी बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बड़ा हो गया आपको टीचर बनना है। अब देखो, जो ब्रिलियंट टैलेंट है वो टीचिंग में अगर आएगा ही नहीं तो कैसे क्वालिटी टीचिंग हो पाएगी। तो इसलिए इंडिया को ना दूसरे देशों के एजुकेशन सिस्टम से सीखना चाहिए, जैसे फिनलैंड और साउथ कोरिया में, जहां टीचिंग को एक बहुत ही ज़्यादा नोबल प्रोफेशन माना जाता है। हमारे देश में जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है ना, उसको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को असेस करना चाहिए और प्रोग्राम्स और कोर्सेज में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, देखो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स ज़्यादा एडमिशन तब लेंगे जब एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव कर दिया जाए। बहुत ही ज़्यादा बार हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, उनमें ना सिर्फ टेक्निकल स्किल का अभाव होता है बल्कि कम्युनिकेशन स्किल का भी अभाव होता है। ये दोनों स्किल्स जरूरी हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम करने के लिए। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वोकेशनल कोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है एम्प्लॉयर के साथ पार्टनरशिप में। इससे देखो स्टूडेंट्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी फायदा होगा। इसके लिए देखो इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी की जा सकती है कि आपकी 3 साल की डिग्री है तो 6 महीने आपको इंटर्नशिप करनी ही है, ताकि उस इंटर्नशिप के पीरियड के दौरान नेसेसरी स्किल्स हासिल की जा सकें। वैसे देखो ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किए गए हैं। अब उनको ग्राउंड पर उतारने की आवश्यकता है, ग्राउंड पर उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। फाइनली देखो, अगर हम हायर एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन इंश्योर करना चाहते हैं ना, मतलब ये चाहते हैं ग्रोस इनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में 100% हो, तो इसके लिए सरकार को फंड्स भी एलोकेट करने होंगे। जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान होना चाहिए। वल्नरेबल सेक्शंस को हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे वल्नरेबल सेक्शंस के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे देश का जो भविष्य है वो निर्धारित होगा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनरोलमेंट को इंक्रीज करने से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।